छोटे मोटे दो एग्जांपल देता हूं क्योंकि आगे इस तरह के काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम इन फॉलोइंग केसेस। ध्यान से करना। केस 1, एक दीवार है, ये मैं 9th में भी करा दिया था मेरे बच्चों को। एम बॉल की v वेलोसिटी से जाती है, टकरा करके यही बॉल v वेलोसिटी से वापस आ जाती है। तो चेंज इन मोमेंटम बताना है, टकराने से पहले, टक्कर के बाद। केस 2, एक बॉल ऐसे आती है, टकराती है और ऐसे चली जाती है। v वेलोसिटी से आती है, v वेलोसिटी से चली जाती है थीटा एंगल पर। तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम और यहां पर चेंज इन मोमेंटम। जल्दी जल्दी बताइए। पहली बात समझते हैं, इधर जाते समय इसका मोमेंटम मैंने माना P1 और ये है mv, बट डायरेक्शन है इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये है आई कैप में। लौटते समय इसका मोमेंटम है P2 दैट इज mv माइनस आई कैप। अगर आप ध्यान दें तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, बट मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए हम कह देंगे मोमेंटम चेंज हुआ है दैट इज P2 माइनस P1। P2 हो गया मेरे पास माइनस mv आई कैप, ये वाला माइनस बाहर लिख दिया, माइनस mv आई कैप दैट विल माइनस 2 mv आई कैप। तो ये आपके पास डेल्टा P है, वेक्टर लगा करके माइनस 2 mv विल बी योर आंसर। यहां देखिए, यहां पर अगर आप वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनने वाले हैं। ये थीटा एंगल हो गया, तो ये हो गया v cos थीटा और इधर हो गया v sin थीटा। सिमिलरली ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, मैंने दिया नहीं था बट समझ लेना आप। तो ये हो गया थीटा, तो ये हो गया v cos थीटा और इधर है v sin थीटा। मोमेंटम में हम पूरी बातें करेंगे। पहला मोमेंटम होगा मेरे लिए m इंटू v साइन थीटा आई कैप प्लस m इंटू v कॉस थीटा माइनस जे कैप नीचे की तरफ। अब इसका लिखते हैं mv साइन थीटा आई कैप और ऊपर की तरफ mv cos थीटा जे कैप। अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ है। क्यों चेंज नहीं हुआ है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है, लगा है वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स। इस दीवार ने, ये जो फ्लोर है, इसने इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, इसकी वजह से सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही चेंज हुआ है। तो हम लिख देंगे P2 माइनस P1 दैट इज डेल्टा P। तो ये हो जाएगा आपके पास mv cos थीटा जे कैप माइनस mv cos थीटा माइनस जे कैप, यानी कि 2 mv cos थीटा। साइन थीटा क्यों बोला था अर्नव? चलो, सो दिस विल बी योर आंसर। हेडिंग डालिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि मैं तेरी खुजाता हूं, तू मेरी खुजा दे। सीधी सी बात इतनी है। देयर इज न्यूटन कहता है कि इस दुनिया में कोई सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक फोर्स दिख जाए। हमेशा फोर्स पेयर में होते हैं। ये होता है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। जब न्यूटन ने ये लॉ दिया तो लोगों ने पूछा कि अगर आप ये कहते हो कि दो फोर्स होते हैं और दोनों फोर्स अपोजिट लगते हैं तो मोशन कैसे पॉसिबल है? अगर एक ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया इधर की तरफ, ठीक है, सपोज करो दो है, समझना, इसने आकर के इससे टकराया तो इसने इस पे लगाया इधर की तरफ। सेकंड केस में ये ऐसा हो जाएगा, तो ये इस पे लगाएगा इधर, ये इस पे लगाएगा इधर। अगर इसने एफ लगाया, ये एफ लगाया, तो ये तो कैंसिल कर जाने चाहिए, और जब ये कैंसिल कर जाएंगे तो मोशन इसका होगा ही नहीं, जीरो। अब मुझे बताइए यहां पर क्या दिक्कत है?
अगर मैं चल रहा हूं, अगर हम चलते हैं तो चलते वक्त आप पैर से अर्थ को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और अर्थ आपको धक्का देती है, तो ये तो कैंसिल हो जाने चाहिए ना फोर्सेस, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना। तो मोशन कैसे पॉसिबल है, मुझे बताइए मैं कहां पर गलत हूं। जब न्यूटन कहता है दो फोर्सेस लगते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, तो दीज फोर्सेस मस्ट बी कैंसल आउट ईच अदर, हेंस नो मोशन कैन बी पॉसिबल। सर फोर्स तो मोमेंटम पर डिपेंड होगा और मोमेंटम दोनों का यहाँ पर डिफरेंट होगा। नहीं, एग्जैक्टली नहीं बोला आपने। अलग बॉडीज में लगते हैं। दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। आप ये समझिए कि अगर ये बॉडी है, इस पर मैं 3 न्यूटन यहां लगाता हूं और इस पर 3 न्यूटन इधर लगाता हूं, तो मैं कह दूंगा नेट फोर्स इसका 0 है। लेकिन अगर मैं बॉडीज 2 कर देता हूं और इस बॉडी पर 3 न्यूटन है और इस बॉडी पे 3 न्यूटन है, तो यहां पर हम नेट फोर्स 0 नहीं कहेंगे। न्यूटन ने यही बोला कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, एक ही बॉडी पर नहीं लगते। जैसे आपने चलते समय दीवार, ये जो पैर, ये जो फ्लोर है, फ्लोर पर फोर्स लगाया है और फ्लोर ने आप पे लगाया है, दोनों अलग अलग बॉडी पे काम कर रहे हैं। ये फ्लोर पे काम कर रहा है, ये आपके ऊपर काम कर रहा है, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, कांट कैंसिल। एस द एक्शन, लिखते जाते चलिए, रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सिंपल। और चाहो तो ये भी लिख लेना, एवरी एक्शन फोर्स हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। न्यूटन का थर्ड ऑफ मोशन, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। चलिए लिखिए, these action reaction forces act on different bodies. These action reaction forces act on different bodies and will never cancel each other. Hence will never cancel each other. चल, ये था न्यूटन का थर्ड लॉ कि पेयर्स में लगते हैं फोर्सेस, एक एक्शन होता है, दूसरा उसका रिएक्शन है। आइए आगे बढ़िए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आप एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चैप्टर नंबर 1 में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, पढ़ा भी हो, मैंने तो पढ़ाया नहीं, फोर्सेस जो प्लस माइनस के बीच में लगते हैं, माइनस माइनस के बीच में लगते हैं, वो फोर्सेस कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और होते हैं आपके पास ग्रेविटेशन फोर्सेस, ये वीकेस्ट फोर्स है दुनिया का। ठीक है, और तीसरा है आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये हमें पढ़ने हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास जो फोर्सेस निकल कर आते हैं उसमें आता है नॉर्मल फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस और टेंशन फोर्सेस। इसमें हमें ये वाला फोर्स पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, टेंशन भी पढ़ रहे हैं, सारे पढ़ने तीनों। और चौथा इस नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। और एक और लिख लो चाहो तो, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सब फोर्सेस हैं। हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे, बाकी सब ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर हमारे पास है। न्यूक्लियर फोर्सेस आप 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी आप 12th में पढ़ेंगे। आइए लिखिए जल्दी से, चलिए हेडिंग डालिए, नॉर्मल फोर्स। मैं आपको बहुत ध्यान से समझिए, ये ब्लॉक है और ये आपके पास जमीन है, ये दोनों ऐसे पर इस तरह से है। अब इसके अंदर की स्ट्रक्चर बताऊं
तो अंदर इसमें स्प्रिंग लाइक फोर्सेस होते हैं, इस तरह से बंधा होता है ये। इस तरह से इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्प्रिंग लाइक फोर्सेस से जुड़े होते हैं। किसी के लिए भी, इसके लिए भी ऐसे जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये जुड़े होते हैं। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं इस तरह से, तो ये दोनों एक दूसरे को दबा देते हैं, ये फोर्सेस कंप्रेस हो जाते हैं। भाई दो स्प्रिंग मिलेंगी तो कंप्रेस होगा। अब जब ये कंप्रेस हो जाते हैं तो ये इस पर फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, और ये उस पर फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और इन दोनों फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये है हमारे पास नॉर्मल फोर्स। बनाइए इसको। आइए अब देखिए कर क्या रहा है, इसने इस पर जो कांटेक्ट फोर्स लगाया है उससे ये कंप्रेस हुआ है, और इसने इस पर लगाया है तो इसने कंप्रेस करा है। यानी कि ये कोशिश कर रहा है कि इसकी सरफेस को कंप्रेस कर दे, और वो कोशिश कर रहा है कि इसकी सरफेस को कंप्रेस कर दे। तो पहली चीज लिखिए, इट ट्राई टू कंप्रेस द कांटेक्ट सरफेस। इट ट्राई टू कंप्रेस कांटेक्ट सरफेसेस। पहली चीज। दूसरा, ये जिस सरफेस पे लगता है उसके परपेंडिकुलर लगता है। इट वर्क्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। और जो कई लोग समझते हैं इट इज नॉट द रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी का रिएक्शन फोर्स नहीं होता है। और चौथी चीज, इट एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास। ये चीज आपके 11th में इतना ज्यादा नहीं बोलते हम, बाकी इसका अलग ही महत्व है। इट एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास। जैसे मैं यहां बात करूं, अगर एक बॉडी ऐसे रखी है तो इस पर नॉर्मल फोर्स ऐसा लगेगा और फ्लोर पर ऐसा रखेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसे लगी हुई है तो ये इस पर नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पर नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगा। और अगर ये ऐसे है तो इस पर नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा। तो इस तरह से नॉर्मल फोर्सेस लगते हैं। जस्ट आपको एक एग्जांपल देके मैंने बताया, ये भी बनाते चलिए। हैंड डालिए, फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब हम यहां पर बॉडी को फ्री करना भी सीखेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक बॉडी इस तरह से, m मास की बॉडी इस तरह से रखी हुई है। तो देखना कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पहले मैं बनाता हूं। एक इनकी कांटेक्ट सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस पे, और एक ये इस पे लगा रहा है नॉर्मल फोर्स इस पे। एक इस बॉडी पे लग रहा है सेंटर की तरफ mg। क्लियर? देख लो, और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा। अब अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं, अब देखिए इस पर एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल और एक लग रहा है नीचे की तरफ mg, और इस पे लग रहा है n। क्या ये बॉडी रेस्ट में है या चली हुई है? रेस्ट कंडीशन में है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है। बट ये नॉर्मल फोर्स जो है ये इसकी वजह से नहीं है, ये इसकी वजह से। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स इज नॉट द रिएक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स।
which comes into the picture due to the compression of the molecules of both the surfaces, not because of the gravity. And the thing is, I do agree that gravity is the force which compress the molecules, but it arises due to the compression. If its compression is due to the gravity, then I can say it arises due to the gravity. But it is not always that gravity is only the force which can compress the molecules. Right? So you have to think that normal force is in the picture due to the contact of molecules. Due to the contact of molecule, not because of gravity. Clear? लिखिए इसको. और हमें बॉडी को अलग अलग करना सीखना है और फिर ये चीजें लिखनी है. बॉडी रिएक्ट रुकी हुई है, इसलिए मैंने कह दिया कि ये दोनों चीजें कैसी हैं, बराबर है. और मैं नॉर्मल फोर्स बता सकता हूं. आइए सेकंड काम करते हैं. ये आप लोग ट्राई कीजिए. ये मास m1, ये मास m2. ये सरफेस पर नॉर्मल फोर्स और इस सरफेस पर नॉर्मल फोर्स बनाइए, दोनों को अलग अलग करके ट्राई कीजिए. हो सकता है गलत बनेगा, बट कुछ तो दिमाग में चलेगा. आराम से देखते हैं. सुनना कैसे करता हूं मैं. पहले देखिए, पहले इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस पर मैं टू साइडेड एरो खींच लेता हूं और कह दूंगा ये नॉर्मल फोर्सेस है. इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे भी टू साइडेड एरो खींचूंगा, कह दूंगा कि ये भी क्या है, नॉर्मल फोर्सेस है. क्लियर? इस पर एक नीचे की तरफ ग्रेविटी m1g, इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटी m2g. अब मैं इनको अलग कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. ऊपर वाला, नीचे वाला और ग्रेविटी. अब इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, n1 और नीचे की तरफ m1g. इस पर कितने लग रहे हैं, देखिए ध्यान से. एक ये वाला लग रहा है n1, एक ग्रेविटी लग रही है और एक ऊपर की तरफ n2 भी लग रहा है. और इस पे कितने लग रहा है, n2, जिसको हम जनरली कंसीडर नहीं करते. क्या ये रुका हुआ है? हाँ रुका हुआ है. ये रेस्ट में है, तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स. ये हो गया n1 की वैल्यू. क्या ये भी रुका हुआ है? हाँ. तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो ऊपर वाला फोर्स यानी कि n2 इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, दैट इज n1 m1g m2g. और n1 की वैल्यू ऊपर से रख दोगे तो n2 हो जाएगा m1g प्लस m2g, दैट इज m1 प्लस m2 इंटू g. ये आ गया मेरे पास दोनों सरफेसेस पर नॉर्मल फोर्स. देखिए एक बार फिर से, ये कांटेक्ट जो होता है ना बेटा जिस सरफेस का, अगर आपको नॉर्मल फोर्स बनाना है तो टू साइडेड एरो दोनों बना दीजिए और फिर दोनों को अलग अलग कर दीजिए इस तरह से. एक एरो इस पे, एक एरो इस पे, फिर अपने हिसाब से स्टडी कर दीजिए. सिंपल. मैं ये करता हूं. क्वेश्चन करा रहा हूं. देखिए क्वेश्चन नंबर 5.29 एनसीईआरटी. क्वेश्चन नंबर 5.29 एनसीईआरटी निकालिए. कहता है 10 कॉइन रखे हुए हैं. पढ़ लीजिए आराम से. पूछा है फोर्स ऑन 7th ड्यू टू ऑल. एक बार करके देखिए. फोर्स ऑन 7th कॉइन, ड्यू टू ऑल. फोर्स ऑन 7th coil ड्यू टू 8 और फोर्स ऑन 7th coin ड्यू टू 6. एक बार ट्राई कीजिए. आइए. अब अगर मैं बोल दूं ये 3 कॉइन मिला करके मैं कह दूं कि 3 mg का मास ये है. 7th वाले को मैंने अलग कर दिया mg, ये मास 3m और m, और नीचे वाला 6 वाला है 8m. तो ये 7th है, ये 8th 9th 10th वाला है और ये 6 वाला कोई.
ठीक है, देखते हैं, फोर्स बनाते हैं। पहले इनको टच कराता हूं इस तरह से। नॉर्मल फोर्सेस N1 कह देता हूं इसको, ये नॉर्मल फोर्सेस M2 कह देता हूं। इस पे लगेगा नीचे की तरफ 3mg, इस पे लगेगा mg, इस पे लगेगा mg। इनको अलग अलग करता हूं। इस पे लग रहा है 3mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स 7th वाला करता हूं N1 और mg। इसको करता हूं, अच्छा एक ऊपर भी लग रहा है N2 mg। तो पहले मैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस निकालता हूं। ये वाला रुका हुआ है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ड्यू टू ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स टॉप। हाँ तो टॉप पे ही तो है, टॉप वाले निकालूंगा मैं। 7th वाले को ऊपर वाले तो लगाएंगे, ये थोड़ा लगाएगा ऑन द टॉप। नहीं आपने 6th पे लिख दिया था ना, वो इसलिए लिख रहा था। 6 तो बेटा इसके लिए निकाला है ना, तो ऊपर वाले पे देखते हैं N1 इज इक्वल टू 3mg। पहले मैं कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना चाह रहा हूं। ये भी रुका हुआ है, तो ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। तो ऊपर की तरफ N2, नीचे की तरफ N1 प्लस mg। N2 की वैल्यू रखूंगा तो 3mg प्लस हो गया 4mg। यहां आ जाओ, ये N2 है। अच्छा इस पे नीचे वाले भी लगाएंगे फोर्स, 5वां वाला भी लगाएगा, ठीक है। तो N3 और ये N3 पे लग जाएगा। चलो उतना हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि N2 तक ही जाएगा, है ना। ओके, तो अब बात एक एक करके बात करते हैं कि इस 7th कॉइन पर 8, 9, 10 मिलकर के कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, ये समझना है आपको। तो सोचो, ये कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए, ये N1 ऊपर है, ये N1 नीचे है। तो जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर वालों से, वो लग रहा है N1, और N1 की वैल्यू क्या निकाल दिया आपने, 3mg। तो पहले का आंसर हो गया 3mg। अब मैं इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटेलेक्चुअल तरीके से नहीं भी बताऊंगा कि ये तीनों मिलकर के mg तीनों मिलकर के इसके सर पे 3mg का फोर्स लगा रहे हैं। सिंपल बात मुझे यहां पर भी दिख रही है। अब बात आती है कि 7th कॉइन पर 8वां कॉइन कितना फोर्स लगा रहा है। तो 7th और 8th को देखो, यहां पे 7th और 8th के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, N1। इसीलिए इसका भी आंसर 3mg ही होगा। अब बोल रहा है कि 7th वाले पे 6 वाला कितना फोर्स लगा रहा है, यानी कि इनका कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है। तो 7th और 6 के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स है N2, और N2 की वैल्यू आ गई 4mg। एक बार फिर देख लीजिए बेटा, ये ऊपर वाले कॉइन 3m वाले, ये आपके पास एक कॉइन, ये आपके पास एक कॉइन, ये 7th वाला, 6 वाला, 8 वाला। इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स लगेगा N1। यही वो फोर्स है जो 8th वाला कॉइन 7th वाले कॉइन पे लगा रहा है। इस पर 3mg तो लग ही रहा है, mg तो लग ही रहा है। और 6 वाला 7th पे कितना लगा रहा है, वो इसका नॉर्मल फोर्स है N2। अब मैं इनको अगर अलग अलग करूं तो ऊपर वाला ऐसा बनेगा N1 और नीचे की तरफ 3mg। ये N1, ऊपर की तरफ N2 और नीचे की तरफ mg। और ये वाला नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ N2, बट इसकी जरूरत नहीं है। तो 8th वाला कॉइन 7th वाले कॉइन पे जो फोर्स लगा रहा है वो N1 है। 6 वाला कॉइन जो 7th वाले पे फोर्स लगा रहा है वो N2 है। तो बेसिकली ये आपके पास N1 पूछ रहा है, ये आपके पास N2 पूछ रहा है, और ये भी आपके पास N1 ही पूछ रहा है। लिख लीजिए आंसर, हेडिंग डालिए टेंशन फोर्स, लिखे इट्स ऑल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑल्सो। इट्स ऑल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स एंड is an example of intermolecular forces.
आइए टेंशन क्या होती है वो समझिए। ये अगर एक रस्सी है और इससे कोई ऑब्जेक्ट m मास का लटका हुआ है तो इसके अंदर का हिसाब किताब मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये रस्सी को मैं मोटा करके बना दूं, जूम इन कर देता हूं, एट टाइम्स, और यहां पर मैं एक बॉक्स बना देता हूं, तो अगेन इनके पास भी इंटर मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, स्प्रिंग लाइक फोर्सेस से कनेक्टेड होंगे, और यहां भी स्प्रिंग लाइक फोर्सेस से कनेक्ट होते हैं। अब ग्रेविटी जब इसको mg से खींचती है तो ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इन सारे मॉलिक्यूल्स पर सेम फोर्स ट्रांसफर हो जाता है। अगर ग्रेविटी ने इसको mg से खींचा है, इस वाले मॉलिक्यूल को, तो इस वाले मॉलिक्यूल को भी mg ही मिला है। ये इससे कांटेक्ट में है तो इसको भी mg मिला है, और इसको भी mg, इसको भी mg, इसको भी mg। यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ mg फोर्स से खींच रहा है, जिसको हम टेंशन कहते हैं, और ऊपर वाला नीचे वाले को भी खींचेगा और उसको भी हम कहते हैं टेंशन। तो बेसिकली अगर आपको टेंशन कभी बनानी है तो इस तरह से टू साइडेड एरो आपको बनाने हैं। तो ये होगा टेंशन। ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले को ऊपर खींचेगा और नीचे वाला ऊपर वाले को नीचे खींचेगा, इसलिए दोनों ही बेचारे टेंशन में रहते हैं। और अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें FBD, तो इसको बीच में से तोड़ दीजिए, ऊपर वाली रस्सी को ऊपर कर दीजिए, मैं ऐसा ही करता हूं, और इसको ऐसा अलग कर दीजिए, इस पे नीचे की तरफ mg। अब चूंकि ये रेस्ट में है इसलिए यही टेंशन mg के बराबर आ जाएगा, खत्म।